गुड मॉर्निंग। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इन रिलेशन टू फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में पर्ण की आंतरिक संरचना। प्रकाश संश्लेषण के महत्व में ही हरित पादपों का महत्व निहित है। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन पादपों द्वारा ही किया जाता है। पादप स्वयं ही ऑटोट्रोफिक नहीं है, अपितु ये विशाल हेटेरोट्रोफिक पादप एवं समस्त जंतु समुदाय को भोजन प्रदान करते हैं। जंतु तथा मनुष्य इनडायरेक्ट रूप से भोजन के लिए पादपों पर ही आश्रित हैं। इसीलिए कहा गया है कि समस्त मांस घास हैं। ऑल फ्लैश इज ग्रास। फोटोसिंथेसिस उत्पाद जीवों को भोजन के साथ साथ उपापचयी क्रियाओं तथा गति के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। कार्बनिक भोजन में संग्रहित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तित रूप है, जो पर्णों की उपस्थिति में ही संभव है। अतः कहा गया है कि समस्त जीवन बोतल बंद आतप है। ऑल लाइफ इज अ बोटल्ड सनशाइन। जंतुओं एवं पेड़ पौधों को की श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन का निरंतर उपयोग एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निकास होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का संतुलन पादपों में होने वाली फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा बनाए रखा जाता है। पौधे इस क्रिया में CO2 का उपभोग कर इसके स्थान पर O2 का निष्कासन करते हैं, जिससे वायुमंडल जीवधारियों के जीवित रहने के अनुकूल बना रहता है। पादपों की दो महत्वपूर्ण कार्य फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाओं, जिसमें फोटोसिंथेसिस व ट्रांसपिरेशन का वास्तविक स्थल लीफ्स ही हैं। लीफ में स्टोमेटल स्ट्रक्चर एवं क्लोरोप्लास्ट नामक दो संरचनाएं उपस्थित होती है, जो मुख्यतः ट्रांसपिरेशन एवं फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी है। अतः लीफ्स ही पादपों से संबंधित इन जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। प्रथम क्रिया भोजन निर्माण या प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है, के लिए प्रकाश का उपयोग करने वाले कोशिकांग पर्ण में क्लोरोप्लास्ट के रूप में उपस्थित होते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा बंधक होते हैं। सेकेंडली ट्रांसपिरेशन, जिसके अंतर्गत जल वाष्प के रूप में स्टोमेटा या रंध्रों की सहायता से पादप से वायुमंडल में विसरित होता है। इस प्रकार रंध्रों की उपस्थिति व संरचना भी पर्ण की अति महत्वपूर्ण बनाती है। प्रकाश संश्लेषण जैव रासायनिक क्रिया है, जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। वहीं दूसरी ओर पर्ण में उपस्थित रंध्र प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसीय विनिमय का साधन भी है। ऐसा माना जाता है कि पादपों में पर्णों का विकास मूलतः प्रकाश संश्लेषण के लिए हुआ है। इनकी सामान्य संरचना भी इस क्रिया हेतु आवश्यक गैसीय विनिमय के अनुरूप निर्मित है, जबकि ट्रांसपिरेशन की क्रिया केवल स्वयंवश पर्ण की संरचना के युक्त है। पर्ण की आंतरिक संरचना से स्पष्ट होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए उपयुक्त संरचना है। जिन पादपों में पर्ण द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर व मात्रा उन पादपों की तुलना में भिन्न प्रकार की तीक्ष्णता देखने को मिलती है, जो पर्ण के स्थान पर अन्य अंगों से प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपादित करते हैं, जैसे फिल्लोक्लेड, नाखून आदि में। इन रूपांतरित अंगों से नियमित प्रकाश संश्लेषण तो होता है, मगर इसकी दक्षता काफ़ी निम्न होती है। अतः कहा जा सकता है कि पर्ण की प्रकाश संश्लेषण का उत्तम स्थल है। पर्ण ही प्रकाश संश्लेषण का उत्तम स्थल है। पादप पर्ण की आंतरिक संरचना का प्रकाश संश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुकूलन निम्न बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है एनाटॉमी। पर्ण की आंतरिक संरचना फोटोसिंथेसिस को मूल रूप से प्रभावित करती है। CO2 का डिफ्यूजन, प्रकाश तीव्रता का डाइल्यूशन, क्लोरोप्लास्ट के जलीयकरण आदि फोटोसिंथेसिस के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जो पर्ण की आंतरिक संरचना से प्रभावित होते हैं। एपिडर्मिस की मोटाई, स्टोमेटा का आकार, आकृति, स्थिति, फ्रीक्वेंसी, वेस्कुलर टिश्यू तथा इंटरसेल्युलर स्पेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोरोप्लास्ट की संख्या एवं स्थिति, प्रत्येक क्लोरेन्काइमा में हरित लवकों की संख्या व स्थिति आदि पर्ण के एनाटॉमिकल लक्षण हैं, जो फोटोसिंथेसिस की दर को प्रभावित करते हैं। इनमें पहला है साइज एंड शेप ऑफ लीफ। प्रकाश की कितनी मात्रा लीफ पर पड़ती है, कितनी परावर्तित होती है
एवं कितना भाग प्राण द्वारा ग्रहण किया जाता है। इन कारणों से फोटोसिंथेसिस अत्यधिक प्रभावित होता है। पर्ण का आकार तने की तुलना में अत्यधिक पतला व चपटा होता है, जिससे कि यह प्रकाश के अत्यधिक संपर्क में रहती है। पर्ण की पतली संरचना होने के कारण भीतर स्थित क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश ग्रहण करने में सुविधा रहती है। प्रकाश ग्रहण करने की दक्षता व मात्रा पर्णफलक की संरचना व विन्यास पर निर्भर करती है। पर्णफलक किरणों की दिशा के 90 डिग्री पर अगर स्थित हो तो वह अधिकतम प्रकाश अवशोषण करता है। अति उच्च प्रकाश तीव्रता से फोटोसिंथेसिस की दर में कमी होती है। इस प्रभाव को सोलराइजेशन कहते हैं। पर्ण की आंतरिक संरचना के अनुसार सोलराइजेशन दो कारणों से फोटोसिंथेसिस की दर पर इनहिबिटरी प्रभाव डालता है। प्रथम, फोटो इनहिबिशन या लाइट इनएक्टिवेशन। इसके फलस्वरूप उच्च प्रकाश तीव्रता से फोटोसिंथेटिक उपकरण की रासायनिक दक्षता रिड्यूस हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट की दक्षता घट जाने के कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया बंद हो जाती है, इससे या अवरुद्ध हो जाती है। सेकंड है फोटो ऑक्सीडेशन। क्लोरोप्लास्ट पर आपतित किरणों की प्रकाश तीव्रता एक निश्चित मान से अधिक हो तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना फोटो ऑक्सीडेशन द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस स्थिति में उपयोग में आने वाले क्लोरोप्लास्ट से भी कहीं अधिक क्लोरोप्लास्ट एक्साइटेड हो जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट का ब्लीचिंग हो जाता है। सेकंड जो एनाटॉमिकल फीचर है वो है एपिडर्मिस। अधिकांश पादपों के पर्णों में एपिडर्मिस की कोशिकाएं पारदर्शी होती है। इन अधिचर्म कोशिकाओं की आकृति कॉन्वेक्स लेंस की भांति बीच में कॉन्वेक्स व पतले किनारे युक्त होते हैं। इस आकृति कारण ये प्रकाश को एक उत्तल लेंस की भांति फोकस करते हैं, जिससे अधिक मात्रा में प्रकाश मेसोफिल कोशिकाओं में स्थित हरित लवक तक पहुंच सके। छायाविद यानी सियोफाइट्स को हम हीलियोफोबस भी कहते हैं, में उच्चतम प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर पूर्ण सूर्य प्रकाश में 10%, जबकि हीलियोफाइट्स या हीलियोफिलस पादपों में यह 70% प्रकाश में होती है। नेक्स्ट है एपिडर्मल स्टोमेटा। पादप पर्ण संरचना में एपिडर्मिस में स्थित स्टोमेटा की संरचना सब स्टोमेटल कैविटी स्टोमेटा की दोनों अधिचर्मों पर उपस्थित कई ऐसे लक्षण हैं जो फोटोसिंथेसिस को किसी न किसी तरह प्रभावित करते हैं। स्थलीय पादपों में रंध्र एबैक्सियल या दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। जनरली जिन पादपों में फोटोसिंथेसिस की दर अधिक होती है या तीव्र धूप में उगते हैं, उन पादपों में रंध्र दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। यदि प्रकाश तीव्रता कम हो तो रंध्रों की पर्ण पर संख्या क्षेत्रफल के अनुपात में कम होती है। इस प्रकार प्रकाश तीव्रता पर्ण सतह पर रंध्रों की कुल संख्या व वितरण को प्रभावित करती है। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रकाश की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि इससे पादपों को लाभ की अपेक्षा हानि की संभावना होती है। इस स्थिति में पादपों में कुछ विशिष्ट संरचनाएं विकसित होती है जो तीव्र प्रकाश में बिना हानि के फोटोसिंथेसिस को ऑप्टिमम करने में सक्षम होती है। ये संरचनाएं जैसे पर्ण सतह पर रोम, लवण ग्रंथियां, अधिचर्म पर क्यूटिन युक्त मोम व बहुपर्तीय अधिचर्म आपतन व फोटोसिंथेसिस प्रकाश अवशोषण को लगभग 40% तक कम करती है। पर्ण के तापमान को भी नियंत्रित करती है। नेक्स्ट एनाटॉमिकल फीचर है मेसोफिल। तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में उगने वाले अधिकांश पादपों में डोर्सी वेंट्रल लीव्स पाई जाती है। इनमें पेलिसेड टिश्यू स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदन पाया जाता है। पेलिसेड टिश्यू पर्ण की ऊपरी सतह पर, जबकि स्पंजी टिश्यू निचली सतह पर पाया जाता है। इनमें पेलिसेड टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक होती है और उनमें अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर पाई जाती है। जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो खंभ उत्तक प्रकाश को नीचे की कोशिकाओं में विस्तृत होने देता है, जबकि स्पंजी उत्तक प्रकाश का स्कैटरिंग करता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरित लवक का महत्वपूर्ण वर्णक है जिसकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया असंभव है।
विलस्टाटर और स्टॉल ने फोटोसिंथेसिस में उत्पादित फोटोसिंथेसिस तथा क्लोरोफिल की मात्रा के मध्य एक संबंध स्थापित किया जिसे एसिमिलेटरी नंबर या स्वांगीकरण संख्या कहते हैं। इस संबंध को प्रति ग्राम क्लोरोफिल से प्रति घंटे उत्पादित प्रकाश संश्लेषण से प्रकल्पित किया है। प्रति ग्राम क्लोरोफिल से प्रति घंटे जितने ग्राम प्रकाश संश्लेषण होता है इसे स्वांगीकरण संख्या कहते हैं। क्रांच एनाटॉमी। कई मृदविद्रीय द्विबीजपत्री व एकबीजपत्री पादपों में C4 प्रकार के होते हैं। पादप C4 प्रकार के होते हैं। इनके प्रणों में विशिष्ट एनाटॉमी के लक्षण पाए जाते हैं जिसे क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। वेस्कुलर बंडल्स को घेरे हुए बड़ी पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की प्राय टू लेयर्ड बंडल शीट की उपस्थिति क्रांच एनाटॉमी कहलाती है। इन पादपों को प्रकाश अधिक समय तक व तीव्रता से उपलब्ध होता है। इन पादपों में प्रण मध्योतक, खंभ उत्तक व स्पंजी कोशिकाओं में विभेदित नहीं होता एवं प्रणों की मोटाई सामान्य प्रणों से कम पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल भी एक दूसरे से अधिक पास स्थित होते हैं। बंडल शीथ कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो अपेक्षाकृत बड़े व ग्रेना रहित होते हैं। ये सेंट्रीपिटल रूप से व्यवस्थित रहते हैं। प्रण मध्योतक कोशिकाओं में ग्रेनायुक्त सामान्य व छोटे हरित लवक पाए जाते हैं। इस प्रकार C4 पादपों में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। प्रण मध्योतक कोशिकाओं में फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज पाया जाता है जो RUDP कार्बोक्सिलेज की अपेक्षा अधिक मात्रा में CO2 को ग्रहण करता है, जिससे इन पादपों में C4 पादपों में फोटोसिंथेसिस की दर C3 से अधिक होती है, इन जैसे मक्का, गन्ना आदि। पर्ण की आयु। पर्ण की आयु के अनुसार पर्ण की आयु भी जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया की दक्षता को प्रभाव डालती है। अर्थात जैसे जैसे पर्ण की आयु बढ़ती है, उनमें फोटोसिंथेसिस की दक्षता में कमी पाई जाती है। विलस्टाटर तथा स्टॉल ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिक आयु में जिन पत्तियों की आयु अधिक हो जाती है उन प्रणों की स्वांगीकरण संख्या युवा प्रणों की अपेक्षा कम होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो लीव्स यंग हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की दर अधिक पाई जाती है और जो लीव्स ओल्ड है उनमें फोटोसिंथेसिस की दर कम पाई जाती है। तो इस प्रकार पर्ण की आयु भी फोटोसिंथेसिस की दर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट अंतिम उत्पादों का संचयन यानी एक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। सामान्य दिन में डे में जिस गति से मीजोफिल में फोटोसिंथेट्स का उत्पादन होता है उसी शीघ्रता से उनका यहाँ से स्थानांतरण नहीं होता। इसके फलस्वरूप फोटोसिंथेटिक उत्पाद का मीजोफिल में आंशिक संचयन हो जाता है, जिससे इन उत्तकों की फोटोसिंथेसिस की दर में कमी आ जाती है। अर्थात कहना करते कि लीव्स पादपों का एक रसोई घर है और रसोई घर में जो भोजन का उत्पादन हुआ उसको वहाँ से यदि स्थानांतरित नहीं किया गया तो किचन के कार्य करने की दक्षता में कमी आएगी। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस जो उत्पाद है उसको तुरंत किचन से हटा करके वहाँ से फ्लोएम के द्वारा दूरस्थ अंगों में पहुँचाया जाए तो फोटोसिंथेसिस की दर में कमी देखने को नहीं मिलेगी। सारांश स्वरूप यह कहा जा सकता है कि पर्ण की आंतरिक संरचना फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दक्षतापूर्वक व श्रेष्ठतम स्तर पर संपन्न होने के प्रति अनुकूलित होती है। साथ ही यह ट्रांसपिरेशन की क्रिया को उच्चतम स्तर तक प्रतिबंधित करने हेतु भी अनुकूलित होती है। इस प्रकार इन सभी फैक्टर्स के आधार पर यह सिद्ध होता है कि पर्ण फोटोसिंथेसिस की दर को प्रभावित करने का कार्य करती है और पादप अपने आप को सामंजस्य बनाए रखता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस पादपों में निरंतर बना रहें। इस प्रकार
फोटोसिंथेसिस के संबंध में पर्यावरण की आंतरिक संरचना के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।